फाउंडेशन के माध्यम से बिहार नीति विमर्श संवाद का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में आप सभी लोग जो पूरे बिहार से अलग अलग जगहों से आए हैं, आप सभी का बिहार पॉलिसी डायलॉग टीम के तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज रविवार है तो थोड़ी सुस्ती रहेगी और थोड़े लोग थोड़ा सा मध्यम चाल से चलते हैं, तो स्वाभाविक है कि लोगों को आने में देर हुआ। इसलिए आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि कार्यक्रम को थोड़ी देरी से शुरू किया जा रहा है। साथियों, हम सब लोगों को ये जानने समझने की बहुत कौतूहल भी है कि बिहार पॉलिसी डायलॉग या बिहार नीति विमर्श संवाद का जो कार्यक्रम है वो क्यों किया जा रहा है और उसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य मूलतः बिहार राज्य के विभिन्न मुद्दों पर नीतिगत विमर्श करना तथा भविष्य की कार्य योजना हेतु प्रासंगिक जो सुझाव मिल सकता है अकादमिक क्षेत्र के शिक्षाविद के विदों से, वो हमारा उद्देश्य है कि राजनीतिक सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग शासन प्रशासन के अंदर काम कर रहे हैं, जो राजनीतिक दलों के विभिन्न पदों पर हैं, उन लोगों को एक दृष्टिकोण जो है कृषि और अन्य मुद्दों को लेकर के मिले और उसके बारे में जानकारी जो अकादमिक लोग हैं, जो उसके ऊपर शोध कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसके ऊपर जो व्यापक विमर्श कर रहे हैं देश और दुनिया में, तो हमारा प्रयास है कि इस विमर्श को बिहार जैसे पिछड़े राज्य के संदर्भ में भी आगे बढ़ाया जाए और इस दृष्टिकोण से बिहार पॉलिसी डायलॉग या बिहार नीति विमर्श संवाद कार्यक्रम का आधार या सोच रखा गया। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ये भी है कि हमारे राजनीतिक दलों के अंदर जो भी लोग हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी पदाधिकारी साथी हैं और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, कई बार उन्हें भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर के एक व्यापक दृष्टिकोण नहीं हो पाता है और इस प्रयास से हम लोग कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण को बेहतर करने के लिए प्रयासरत रहते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन के अंदर नीतिगत मुद्दों को लेकर के एक व्यापक विमर्श और समझ बने। इस कार्यक्रम का हम सबसे पहले बक्सर के जो माननीय सांसद हैं उनका आभार व्यक्त करते हैं कि वो उनकी कहीं ना कहीं सोच रही है और इसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं माननीय श्री जगदानंद सिंह जी, उनका भी बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ कि नीतिगत मुद्दों को लेकर के बिहार के अंदर एक व्यापक विमर्श होना चाहिए और उनके सुझाव के अंतर्गत इस कार्यक्रम की पहल और शुरुआत की गई। तो बहुत हम आभारी हैं कि उन्होंने उस तरीके का हमको प्रेरणा दिया और यहाँ के जितने जो साथ संगठन के लोग हैं उन्होंने उसके सुझाव पर एक पहल करके एक छोटा सा प्रयास बिहार राज्य के अंदर शुरू किया है। आज का जो उद्देश्य है, आज का जो कार्यक्रम का जो प्रमुख बिंदु है, वह मूल रूप से बिहार की जो पिछड़ती हुई कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर है और हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले बिहार की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो नीतिगत चुनौतियां हैं, पॉलिसी लेवल पे क्या समस्याएं हैं बिहार राज्य के अंदर और उसके पिछड़ने के कारण और उसकी सुधार की क्या दिशा हो सकती है, इसको लेकर के एक बड़ा विमर्श हम चाहते हैं कि एक स्थापित हो। हमारा ये भी प्रयास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जितने भी ज्यादा स्टूडेंट हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक जुड़ाव, एक संबंध स्थापित करें ताकि आने वाले समय में वह लोग भी हमें मार्गदर्शन दे सके और राजनीतिक दलों के साथ जो है शिक्षाविद और अकादमिक लोगों का एक सामंजस्य स्थापित हो सके। इस कार्यक्रम के आज जो पहला सत्र है, उस पहला सत्र में शिक्षाविद और अलग अलग जगहों और अलग अलग विश्वविद्यालय से जो हमारे मेहमान आए हैं, जो वक्ता आए हैं, उस कार्यक्रम को पहला सत्र में वो अपना दृष्टिकोण रखेंगे। इसके दूसरे सत्र में राजनीतिक नेता और हमारे जो वरिष्ठ राजनीतिक नेतागण हैं उनसे एक विमर्श किया जाएगा। आज के पहले सत्र के वक्ता के तौर पर प्रोफेसर मनीष कुमार, प्रोफेसर विकास विद्यार्थी, प्रोफेसर हिमांशु और प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा हैं और सबसे पहले हम प्रोफेसर मनीष कुमार जी को कोशिश करेंगे कि वो पहले आकर के अपनी तो ये करें। मैं मनीष कुमार जी का एक संक्षिप्त विवरण भी दे दूं कि डॉक्टर मनीष कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर हैं। उन्होंने 2023 से 2025 तक
दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया है। वो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स के प्रबंध संपादक हैं एवं अग्रेरियन साउथ रिसर्च बुलेटिन एक त्रिमहाद्वीपीय शोध प्रकाशन के संपादकीय बोर्ड के सदस्य हैं। उनके प्रमुख शोध में रुचि क्षेत्रों में कृषि, श्रम, उद्योग एवं विकास शामिल है। डॉक्टर कुमार ने जवाहरलाल विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए, एमफिल और पीएचडी किया है। डॉक्टर मनीष कुमार जी को हम स्वागत करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि वो आए अपने बातों से हम लोग को प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद शाश्वत जी। अच्छा, करीब जाके बोलना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद शाश्वत जी, और सुधाकर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इज दिस वर्किंग नाउ? ओके, हाँ, इट्स वर्किंग। जिस मुद्दे को लेकर के हम लोगों को आज, अच्छा ठीक, अब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि वो सिस्टम में भी आवाज़ जा रही हो। जिस मुद्दे को लेकर के हम लोगों को बात करनी है, उस मुद्दे में बहुत सारी चीज़ जुड़े हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इससे पहले कोई चर्चा नहीं किया हो इस पर, लेकिन ये मुद्दा बहुत गंभीर है। ये गंभीर इसलिए भी है क्योंकि जब हम बात करते हैं बिहार में कृषि के बारे में, बिहार में और कृषि से जुड़े हुए जीवन के बारे में, तब हम बात कर रहे हैं बिहार के लगभग 80% कामगारों की। तब हम बात कर रहे हैं जो लोग निर्भर हैं, जो परिवार निर्भर है कृषि के ऊपर में, खेती किसानी के ऊपर में, उसका 80% एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप अगर तुलना करने के तौर पे अगर देखें तो पूरे भारत का जो औसत है वो है 46% का, लेकिन जब हम बिहार के अंदर में आकर के बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं 80%, लगभग 2 गुना हमारी निर्भरता है। वैसे भारत को ही कहा जाता है कि कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि के ऊपर में निर्भरता, कृषि की प्रधानता हमारे प्रदेश के अंदर में, बिहार के अंदर में कहीं ज़्यादा है। बिहार और वैसे देश में भी जो कृषि का योगदान है हमारे पूरे के पूरे जो जीडीपी जिसको हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, उसके अंदर में लगभग 15% के आसपास में योगदान करता है पूरे भारत में। बिहार के अंदर में ये 20% है। लेकिन जब आप 20% और 80% को एक साथ रख करके देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बदतर क्यों है। जो 80% जहां से मजदूरी आ रही हो, वो सिर्फ और सिर्फ 20% योगदान कर पा रहा हो, या फिर उसके हफ्ते सिर्फ हमारे पूरे इनकम का सिर्फ 20% आ रहा हो, इसके मतलब हमारे हालत पूरे भारत के हालत की तुलना में बहुत ज़्यादा खराब है। तो ये जो एक भूमिका जो मैंने आपके सामने में रखी है, इसके साथ में जो मैं आपके साथ में 3 महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं आपके साथ में, बाय द वे हाउ मच टाइम डू है? 25-30 मिनट। ओके, ठीक। तो 3 महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपके सामने में रखूंगा, आपके साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहला ये कि बिहार में आखिर हमारी उपज इतनी पिछड़ी क्यों है। जब हम बात करते हैं पिछड़े उपज की और इसकी तुलना हम भारत के साथ में करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बिहार के अंदर में 3 जो मुख्य हमारे उपज हैं, उसमें है धान, गेहूं और उसके बाद मक्का। लेकिन अगर आप उसकी तुलना पूरे भारत के उपज के साथ में अगर करते हैं, तो पिछले 20 साल में, खासकर 2004-05 के बाद से लेकर के अभी तक में, उत्पादन में कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है, जो सरकारी आंकड़े दिखाते हैं। उसके बाद अगर आप धान के बारे में बात कर रहे हो, चाहे गेहूं के बारे में, चाहे मक्का के बारे में, उत्पादन की वृद्धि हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो उत्पादन की वृद्धि हुई, तो क्या उसके साथ साथ में किसानों के आय में वृद्धि हुई कि नहीं? क्या किसानों के आय में भी उसी अनुपात में वृद्धि हुई? और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? लोग अक्सर जो जवाब देते हैं इस चीज का कि हमारे यहाँ पे जो तकनीकी इस्तेमाल का जो दर है वो बहुत कम है, जो टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन है, रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन, उसका स्पीड बहुत कम है। इसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो हमारी उपज है वो कम है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतना पिछड़ा होने के बावजूद
अगर मक्के का उत्पादन अगर आप देखें बिहार के अंदर में, भारत में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन बिहार के अंदर में हो रहा है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, जो हम यील्ड की बात अगर करते हैं तो जो जवाब हमारे पास में पिछड़ेपन का आता है वो ये कि टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन का जो रेट है वो बहुत पिछड़ा है। तो उसके संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च जो मेरे प्रोफेसर जिन्होंने जो है उन्होंने एक अध्ययन किया था 1980 के दशक में, और ये कहते हुए कि अगर हम टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन करते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट यील्ड के ऊपर में होगा। और खासकर साउथ बिहार में इसको जब 1980 के दशक में अगर आप देखें तो उस समय में टेक्नोलॉजी के ऊपर में इन्वेस्टमेंट निवेश बढ़ा है एग्रीकल्चर के अंदर में, लेकिन जो उसका जो रिजल्ट हमें मिला वो कहीं ना कहीं बहुत कम समय के लिए रहा, वो बहुत ही शॉर्ट लिव था और उसका दूरगामी परिणाम नहीं हुआ। तो अगर हमारे सारी समस्या का निदान सिर्फ तकनीकी इस्तेमाल से अगर हो जाता तो फिर हम क्यों पिछड़े रह जाते। अगर हमारे पास में टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन हुआ, हमारा तकनीकी अगर वृद्धि हुई तो हमें तो और आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन हमारे पास में जो उसका परिणाम मिला वो कुछ समय के लिए रहा, लेकिन फिर उसके बाद में एक ढाक के तीन पात वाली स्थिति में हम वापस चले गए। दूसरा चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है खासकर इसी संदर्भ में, वो ये भी कहते हैं कि लैंड को लेकर के कि हमारे यहाँ पे जमीन इकट्ठा नहीं है, जिसके वजह से हमारी उपज में कमी है। क्योंकि हम जो नई नई तकनीक है, अगर आपको कंबाइन हार्वेस्टर एग्जांपल के लिए इस्तेमाल करना है, और कंबाइन हार्वेस्टर को अगर इस्तेमाल करने में आपकी सुविधा तब होगी जब आपके पास में बहुत बड़ा प्लॉट, अगर प्लॉट आपके छोटे छोटे टुकड़ों में हो, कई अलग अलग जगह पे हो, तो आप एक बड़े मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और अगर बड़े मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हो सकता है कि उसके वजह से उपज में आपकी कुछ कमी रह जाए। लेकिन यह भी बात पूरी तरीके से सच नहीं, इसमें सच्चाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें कुछ सच्चाई है। इसमें यह भी बात है कि जमीन अगर एक जगह पे हो तो उससे फायदा मिलेगा, लेकिन बात यह है कि जो उपज किसान करे और उस उपज की कीमत उसको न मिले, तो क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि किसान मान लीजिए कि कर्ज लेकर के इस बार कोई बड़ा मशीन खरीद ले और खेती करने के बाद उसको वो आमदनी मिले ही नहीं, तो क्या उसका कर्ज भी वो वापस कर पाएगा? तो ये सवाल, तो इन सारे मुद्दों को अगर हम करीब से न देखें और सिर्फ ये बात करें कि टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन, और अगर हम सिर्फ तकनीकी का इस्तेमाल करने लगे, उससे हम बहुत ज़्यादा विकास करने लगेंगे एग्रीकल्चर में, उससे बहुत ज़्यादा तरक्की करने लगेंगे, तो ये अधूरी ज्ञान की बात मेरे हिसाब से होगी। दूसरा सवाल जो मैंने भी आपके सामने में रखा वो ये कि अगर कुछ ना कुछ तो विकास हुआ, चलिए माना कि हिंदुस्तान की जो एग्रीकल्चर के, हिंदुस्तान की अपने आप में हालत खराब है अगर आप विश्व पैमाने पर अगर देखें, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम ये भी मानते हैं कि पिछले 20 साल में कुछ तो कुछ किसानों ने उपज करके आपको दिया, इस राज्य को दिया, यहाँ का पेट भरा, लेकिन किसानों को बदले में क्या मिला? ये सवाल तो बहुत वाजिब सा सवाल है, तो हम उसके बारे में भी देखने की कोशिश करेंगे। एक जो तीसरा सवाल जो है वो ये कि जिसमें हम लोग पिछड़ते चले जाते हैं वो एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में, और इसके बारे में भी मैं विस्तार से बात करने की कोशिश करूंगा। तो जब हम किसानों की आय के बारे में बात कर रहे हैं, किसानों की लागत के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके दोनों आयाम हैं। किसान अपनी तरफ से खेती में कितना डाल रहा है और बदले में किसान को कितना मिल रहा है, और अगर जो बदले में उसको मिल रहा है उसका कितना हिस्सा कहां जा रहा है। तो अगर आप पिछले 20 साल का अगर आंकड़े उठा करके देखें, भारत सरकार के द्वारा दिए गए जो डेटा है उसके हिसाब से अगर आप देखें, तो बिहार के अंदर में खेती किसानी का जो खर्चा है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसका लगभग 1/3 हिस्सा वो चला जाता है जमीन के किराए के रूप में। अब ये बहुत बड़ा खतरनाक मुद्दा है, खासकर जब हम किसानों के बीच में बात कर रहे हो। जमीन का मुद्दा, जमीन बहुत ही हिस्टोरिकली एक प्रॉब्लमेटिक मुद्दा रहा है हमारे राज्य के लिए, लेकिन ये बात हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि जिसके पास अपनी जमीन नहीं है उसके बावजूद अगर वो खेती पर निर्भर है, तो जाहिर सी बात है कि उसको 1/3 अपनी कमाई का, अपनी उपज का वो तो देना पड़ रहा है। अच्छा, ये जो मैंने आपको 1/3 कहा, अलग अलग वर्षों में ये कभी 1/4 भी बनता है और अलग अलग क्रॉप में भी ये कम बेस होता रहता है।
जो मैंने आपके सामने में रखा लगभग 30% का आंकड़ा बैठता है अगर सारे चीजों को लेकर के देखें। दूसरी बात ये कि ये तो मैंने आपको कहा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, लेकिन ये चीज अगर आप उपज के हिसाब से अगर देखना चाहे तो जैसे कि अगर आप ये देखें कि कितना प्रतिशत, अगर मान लीजिए कोई किसान है और किसान बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो गया, अब बिहार का किसान अगर हो जाए तो सच में उसके ऊपर में ईश्वरीय कृपा होगी कि अगर उसको एमएसपी मिल जाए। तो अगर आपको एमएसपी मिलता है तो एमएसपी का लगभग 25% हिस्सा जमीन का किराया है। अब जब जमीन का किराया के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आखिर कितने लोग जमीन किराए पे लेकर के, बटाई पे लेकर के खेती कर रहे हैं, लीजिंग कर रहे हैं, उस पर खेती कर रहे हैं और उसके बाद जो जमीन का मालिक है उसको पैसा दे रहे हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है। हमारे पास में सही आंकड़े और विश्वस्त सूत्रों से कुछ भी हासिल नहीं होता है। हम अगर जो आखिरी सिचुएशन असेसमेंट सर्वे भारत सरकार जो करती है ग्रामीण परिवारों का, अगर उसके आंकड़े देखें तो जमीन देने का दर और जमीन लेने का दर किराए पे, उसमें बहुत भारी अंतर है। लगभग 10% का अंतर है बिहार के अंदर में। तो जब किसान के पास में, अगर किसी परिवार के पास पहुंचा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपके पास, आपने अपनी जमीन किसी को बटाई पे दी, तो जवाब मिलता है कि नहीं। लेकिन जो बटाई पे जमीन खेती कर रहा है उससे जाकर के पूछे कि क्या आपने बटाई पे जमीन ली, तो वो कहेगा कि हाँ ली। तो अगर देखा जाए आदर्श तौर पे तो यही स्थिति होनी चाहिए कि जितना जमीन दिया गया उतना जमीन लिया गया, लेकिन आंकड़ों में तो वो मिसमैच हो जाता है। तो खैर, अगर हम उस चीज को न देखें, और हम ये सभी जानते हैं यहाँ पे बैठे हुए, चाहे वो किसी भी फील्ड से आते हो, चाहे वो एकेडमिक से हो, चाहे पॉलिटिक्स से हो, हम सभी लोगों को आसानी से पता है कि जमीन का आंकड़ा पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। और जो लीज इन और खासकर किराए पे देने वाले और लेने वाले जमीन की हिसाब है, वो अपने आप में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो इसको लेकर के हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि ये किराया का जो आमदनी है, ये किराया का जो हिस्सा है वो चला कहीं और जा रहा है। हमारे एक प्रोफेसर है जो अक्सर हमें पढ़ाया करते थे और रिटायर हुए अभी कई साल पहले, प्रोफेसर उत्सव पटनायक। उन्होंने अपने शोध पत्र में एक बार लिखा कि ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि अगर किसान के जेब में पैसा जाए तो वो वापस किसानी में जाएगा, खेती में जाएगा। लेकिन अगर ये पैसा अगर खेती किसानी से बाहर जाए तो उससे किसानी की तरक्की नहीं होगी, उससे खेती की तरक्की नहीं होगी, उससे कृषि का विकास नहीं होगा, क्योंकि ये आपके सिस्टम से बाहर जा चुका है। अब उदाहरण के लिए लीजिए कि कोई खेती करने वाला व्यक्ति, कोई किसान, आपने किसी से उधार लिया, उधार लेकर के आपने खेती किया, खेती करने के बाद इंटरेस्ट आपको देना है, जो ब्याज देना है, ब्याज आपने दिया, तो जो ब्याज का पैसा है वो कहां से आया, वो तो आया खेती से। लेकिन जो ब्याज का पैसा है वो तो किसान के जेब में गया नहीं, वो तो चला गया सिस्टम से बाहर। तो इसी प्रकार किराए का पैसा हो चाहे ब्याज का पैसा हो, वो एग्रीकल्चर सिस्टम में नहीं आता है। अगर आप बहुत भाग्यशाली हो, अगर एक बार फिर से बिहार के किसान बहुत भाग्यशाली होंगे अगर उसको संस्थागत किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी सरकारी बैंक से या किसी बैंक से कर्ज मिल जाए। अगर आप उतने भाग्यशाली नहीं हो और घर में कोई बीमारी हो जाए, कोई समस्या हो जाए, किसी की शादी विवाह हो या कुछ भी हो, तो आप उधार लेंगे किसी न किसी गांव के अंदर में ही जो देने का काम करते होंगे। अगर उनसे ले रहे हैं तो आप कभी 24% उस पर दे रहे हैं ब्याज, कभी उसमें साल का अगर देखेंगे तो 5% महीने के हिसाब से साल का 60% भी हो जाता है। तो इस तरह से इतना बड़ा हिस्सा आपके जेब से बाहर जाता है, खेती किसानी से बाहर जाता है, जो वापस किसानी के अंदर में नहीं आता। इसीलिए इस चीज के ऊपर में चर्चा करने की जरूरत है। जब हम बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ समस्या आपके सामने नहीं रख रहा हूं, और समाधान के तौर पे भी जो शोध पत्रों में निकल के आता है और अलग अलग विचार विमर्श से निकल के आता है वो ये कि जमीन के सवाल को हम लोग पीछे छोड़ नहीं सकते। लेकिन यहां पे ये बहुत जरूरी है कि जो इलाज पिछले 20 साल पहले दिया गया, जो इलाज 50 साल पहले बताया गया, जरूरी नहीं है कि वही जवाब और वही इलाज आज की तारीख में, आज के संदर्भ में भी लागू होगा। क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जो जगह के हिसाब से बदल जाते हैं, जो समय के हिसाब से भी बदलेंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको फिर से लैंड रिफॉर्म और उस तरह के डिबेट में जाने की जरूरत हो।
एक अलग नेचर हो सकता है, एक अलग प्रकृति हो सकती है, एक अलग डिजाइन हो सकता है, लेकिन इस इनके बारे में भूमि सुधार आंदोलन हुए उन सभी राज्यों में एक तरीके का भूमि सुधार नहीं है। आप बंगाल का भूमि सुधार और केरल का भूमि सुधार एक जैसा नहीं है, वो बिल्कुल अलग अलग है। तो इसीलिए जमीन का जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, कर्ज का जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो आप जो बाजार से मंडी से सामान खरीद के ला रहे हैं उस पे जो आपको सहायता मिल रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी आपके लागत का हिस्सा है, ये सभी किसान के खेती का हिस्सा है और लागत के हिस्से को हम पीछे की तरफ छोड़ नहीं सकते। एक बात मैं जो बार बार दोहरा रहा हूं, या फिर कि बिहार के किसान बहुत अगर भाग्यशाली हो तो उनको इस तरह की स्थिति से शायद जो आपने खेती में लागत लगाई वो शायद आपको न मिले। तो जो आखिरी सरकारी डेटा हमारे पास में है इससे जुड़ा हुआ है, भारत सरकार का जो दिया हुआ डेटा है उस आंकड़ों से जो निकल के आता है, बिहार का स्थिति मैं बता रहा हूं और साथ ही साथ मैं आपको भारत की स्थिति भी बताता चलूंगा और साथ ही साथ कुछ अन्य राज्यों का भी आपको मैं बताऊंगा। आप लीजिए धान का कीमत, आपको पता है कि बिहार के कितने प्रतिशत किसानों को एमएसपी मिलता है धान पे? कहने के लिए हमारे पास में प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी पैक्स, उसके अंदर में धान की खरीद होती है, गेहूं की खरीद होती है, लेकिन अगर आप 2018-19 का जो सिचुएशन असेसमेंट सर्वे है भारत सरकार का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 1.14% किसानों को एमएसपी से ज्यादा का कीमत मिला, एमएसपी या एमएसपी के ज्यादा का कीमत मिला। बाकी जो 98.86% है, लगभग 99% किसानों को एमएसपी से कम पैसा मिला धान के लिए। अगर आप गेहूं की बात करें तो गेहूं में स्थिति थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन 93% किसानों को एमएसपी से नीचे का कीमत मिला। और मक्के के बारे में बहुत चर्चा हुई, मक्के में सरकारी खरीद नहीं है और मक्के के बारे में यह कहा जा रहा है कि इसमें प्राइवेट पार्टी का एक इंटरवेंशन जो हुआ है उससे बहुत ज्यादा तरक्की की हम उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे भी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा भरोसा कुछ रख पाए। लेकिन जिस साल के लिए मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूं उसके अंदर में 76% किसानों को एमएसपी से नीचे की कीमत मिली है, मक्के के लिए भी। तो ऐसा नहीं है कि मक्के के अंदर में एमएसपी से ज्यादा कीमत मिला। थोड़ी सी बस मैं बात आपके सामने में रखना चाहता हूं एमएसपी के बारे में भी। जब 3 कृषि कानून के बारे में बात हो रही थी तो उस समय भी जगह जगह जाकर के हम लोग अपनी बात रखते थे, लोगों किसानों के साथ में बात करते थे। एमएसपी का तैयार करना बहुत हद तक लागत पर निर्भर करता है कि प्रति हेक्टेयर किसान ने कितनी लागत लगाई और उसके ऊपर में कितना उसको मिला। आप इस बात को मानिए और आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे इस बात को, क्योंकि आप जमीनी स्तर पे इस बात में जानकारी रखते हैं। अगर आपको एमएसपी नहीं मिलता तो वास्तव में आप नुकसान में जाते हैं, किसान नुकसान में जाते हैं। इसीलिए एमएसपी की बात करना सिर्फ ये बात नहीं है कि ये कोई अधिकार है मेरा वो मुझे दे दो। ये बेसिकली आपके अपने, हमारे अपने और पूरे देश के बारे में रोजी रोटी का मामला है, पेट का मामला है। एमएसपी के बारे में जब हम बात करते हैं तो खासकर जब हम 3 कृषि कानून के बारे में चर्चा में जब जाते थे तो एक सवाल अक्सर पूछा जाता था कि किसानों को तो बहुत सब्सिडी मिलता है। उसके बारे में भी एक मिथ है, एक मिथक है, वो ये कि किसानों को जो सब्सिडी मिलता है वो किसान अपने जेब में नहीं रखता है। किसानों को दिया जाने वाला सब्सिडी जो आखिरी कंज्यूमर है उसके पास पहुंचता है। किसानों को दिए जाने वाला सब्सिडी आपके और हमारे पेट में पहुंचता है। इसीलिए किसानों को दिया जाने वाला सब्सिडी, फार्मर्स को दिया जाने वाला सब्सिडी उनके सब्सिडी नहीं है। अगर किसानों को सब्सिडी नहीं मिलेगा, एक अध्ययन और भी एक हमारे और गुरुजी जेएनयू में ही प्रोफेसर अभिजीत सेन जब वो प्लानिंग कमीशन में थे तब उन्होंने एक अध्ययन किया था एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के लिए कि अगर सब्सिडी हटा दिया जाए तो इसका इंपैक्ट क्या होगा। तो अगर खेती के बहुत सारे जो अनाज है, बहुत सारे जो उत्पाद है वो उनकी पहुंच वहां तक नहीं जा पाएगी।
उनके प्लेट तक वो खाना नहीं पहुंच सकता है अगर हम सब्सिडी का पोर्शन उसमें से हटा दें। तो सब्सिडी दिया जो भी जाता है, जब एमएसपी सरकार कैलकुलेट करती है तो आपके सब्सिडी मतलब किसानों को दिए जाने वाला सब्सिडी उसके अंदर में एडजस्टेड होता है। इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा मिथक है, किसानों को बहुत ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। किसानों को पैसा नहीं दिया जा रहा है, जो आखिरी कंज्यूमर है उसको पैसा दिया जा रहा है, जो आखिरी उपभोक्ता है उसको पैसा मिलता है, वो पैसा। एक और चीज मैं बोल करके अपनी बात को खत्म करता हूं, शायद मेरा समय समाप्त हो रहा है। अगर आप इसी चीज को तुलना करें एमएसपी के बारे में पूरे देश के हिसाब से, पंजाब की प्रोस्पेरिटी और पंजाब की समृद्धि खासकर किसानी को लेकर के, उसमें बहुत बड़ा योगदान एमएसपी और ये किसानों को मिलने वाला जो, और एक लार्ज स्केल पे बहुत बड़े पैमाने पे उनको मिलने वाला एमएसपी है। लगभग किसी साल में, जैसे खासकर धान के लिए, किसी साल में तो 95% 98% लगभग पूरा का पूरा सरकार खरीद करती है, इसलिए उनको एक उचित एश्योरेंस है। एक दूसरा जवाब जो दिया जाता है कि किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, यह भी एक तरीके का एक जुमला बन करके है। खासकर सरकार ने इसी के भरोसे ये कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। लेकिन जब आप एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, खासकर ये कहते हैं कि आप हाई वैल्यू क्रॉप को प्रोड्यूस कीजिए, तो आपको पता है कि जो हाई वैल्यू क्रॉप है, आज की तारीख में मान लीजिए आपने कहा कि सब्जी हाई वैल्यू क्रॉप है, टमाटर हाई वैल्यू है, प्याज हाई वैल्यू है, लेकिन वैल्यू का पूरा नोशन आपका तो कीमत पे आधारित है। तो आज की तारीख में आपको अच्छा कीमत मिल गया तो आपने कहा हाई वैल्यू, लेकिन इस बात की कहां गारंटी है कि आपको अच्छी कीमत मिलेगी। आप हर साल सुनते होंगे, बिहार से खासकर ये न्यूज आता है कि किसान अपने आलू को कोल्ड स्टोरेज से निकालते भी नहीं है। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण ये कि जो आपने लागत उसमें लगा दिया, अब आपको बाजार से उतनी उम्मीद नहीं है। लेकिन जब अर्थशास्त्री, खासकर जो मुख्य धारा के अर्थशास्त्री हैं, सरकारी तंत्रों में काम करने वाले अर्थशास्त्री हैं, वो लोग अक्सर ये चीज कहेंगे कि आलू हाई वैल्यू क्रॉप है, सब्जी जो है वो हाई वैल्यू क्रॉप है। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं तब जब किसान अपने अनाज को, अपने उपज को सड़कों पे फेंकने के लिए मजबूर हो जाता है। वो मजबूर इसलिए खुशी से नहीं होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि अगर वो निकाल करके बाजार तक पहुंचाए तो उसका जो नुकसान है वो उस नुकसान में और बढ़ोतरी होगी, उसका फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस तरह के जो जुमले हैं, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, या ये जुमला कि हम अगर हाई वैल्यू क्रॉप को अगर प्रोड्यूस करेंगे, जब तक लागत की सुरक्षा किसानों को नहीं मिलती है, जब तक किसानों का कमाया हुआ धन किसानों के कंट्रोल में नहीं रहता है, नियंत्रण में नहीं रहता है, जब तक हम ये दोनों चीज नहीं करते हैं, तब तक किसानों की समृद्धि बिल्कुल संभव नहीं है। और ये चीज बिहार एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पूरे देश के किसानों की लगभग हालत ऐसी है, जहां जहां अच्छा है वहां पे कारण यह है कि वहां पे सरकारी तंत्र बहुत मजबूती के साथ किसान के पीछे खड़ा रहता है। बहुत ही दुर्भाग्य है इस राज्य का कि यहां पे अभी तक शायद वो चीज नहीं हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद।